जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रॉयल्टी अकाउंट और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं प्रीवियस वाले अच्छे नहीं थे, वो भी अच्छे थे। आज एक और भी एक उससे भी अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिपेंड करेगा हमारा सब लीज पर। तो देखिए, आप लीज तो जानते हैं क्या होती है, पट्टा मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, जहां पर एक व्यक्ति अपना अधिकार, अपना स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या प्रयोग करने का अधिकार हस्तांतरित करता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है लीज, पट्टा कहा जाता है। ये लीज की कंडीशन आती है। अब इसमें सब लीज क्या है, यहां पर दूसरा जो वर्ड आया सब लीज, ये क्या होता है। जैसे मान लो ए जो है, ए है एक लैंडलॉर्ड। कौन है? ये लैंडलॉर्ड है। इसके पास में एक जमीन थी जिस पर उत्पादन करना था इसको, लेकिन अब इसने सोचा कि नहीं, मैं तो नहीं करता हूं। तो इसने क्या किया, बी को अपनी वही वाली जमीन इसने क्या किया, लीज पर दे दिया। क्या किया? लीज पर दे दिया बी को, ठीक है ना। और ये जमीन जो है ये 500 बीघे की जमीन है, ठीक है ना। 500 बीघे की जमीन है जो ए की थी और उन्होंने बी को दे दिया है लीज पर। बी इस पर उत्पादन करेंगे और रॉयल्टी पे करेंगे। किसको? रॉयल्टी पे करेंगे किसको? तो ए को रॉयल्टी पेमेंट करते जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? ए को रॉयल्टी पेमेंट करते जाएंगे। बी ने ये लीज ले तो लिया, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी है भैया, इसका मेंटेनेंस कर पाना, इसकी देख रेख कर पाना, इस पर इतना कॉस्ट लगा पाना, ये कॉस्ट ओरिएंटेड मामला है, तो इतना मेरे बस का है नहीं। तो सोच रहे हैं क्यों ना ऐसा किया जाए, इसमें से 200 बीघे जमीन जो है वो किसी और को दे दिया जाए। तो वो किसी और जो है वो कौन है? वो है सी। तो अब बी ने क्या किया, इसमें से 200 बीघे जमीन किसको दे दिया? सी को दे दिया। ओके, तो ये जो सी को इन्होंने 200 बीघे, देखो बी ने ए से लिया 500 बीघे और उस 500 में से 200 बीघे किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो ये कंडीशन जो होती है इसी को कहा जाता है सब लीज। यूनिवर्सिटी में एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 15 नंबर में ही क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ की कंडीशंस क्या होती हैं? सब लीज उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। जहां पर एक लेसी अपने लैंडलॉर्ड से लिए गए अधिकार में से कुछ अधिकार किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सब लीज। अब यहां से ये उत्पादन करेगा, रॉयल्टी इसको पे करेगा, ये उत्पादन करेगा और रॉयल्टी इसको पे करेगा, ठीक है। यहां पर ये उत्पादन करेगा, रॉयल्टी इसको पे करेगा, इसको पे करेगा। तो बी जो है ये लैंडलॉर्ड भी हो जाता है और लेसी भी होता है। लैंडलॉर्ड भी ये हो जाता है और ये यहां पर लेसी भी होता है। लैंडलॉर्ड भी होता है और लेसी भी होता है। देखो लैंडलॉर्ड किसके लिए? सी के लिए ये लैंडलॉर्ड है। सी के लिए जब ये टेबल बनाएगा तो रिसेबल टेबल बनाएगा, लेकिन जब ए के लिए ये टेबल बनाएगा तो पेबल टेबल बनाएगा। तो ये जो बी है ये सब केंद्र में बैठा हुआ है, ये लैंडलॉर्ड भी है और लेसी भी है। ओके, बात क्लियर हो गई है आपको? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई कि लैंडलॉर्ड क्या होता है और लेसी क्या होता है और सब लीज क्या होता है। जहां पर जो लेसी है, ओरिजिनल लेसी जो है, यहाँ पर मूल रूप से जो लेसी है उसने जो अधिकार लिया हुआ था अपने लैंडलॉर्ड से, उसमें से कुछ अधिकार जब किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है सब लीज। अब यहां होगा क्या, जो 500 बीघे पर रॉयल्टी बनेगी, कितनी? 500 बीघे पर जो रॉयल्टी बनेगी वो जाएगी ए के पास। किसके पास जाएगी? ए के पास जाएगी। ओके, बी जो टेबल अपनी बनाएगा, बी दो टेबल बनाएगा। एक 500 बीघे वाली बनाएगा जिसमें ए को ये पेमेंट करता जाएगा, और उसके बाद में एक 200 बीघे वाली बनाएगा। ये वाली टेबल है कि ये अलग से बनाएगा, ये रिसेबल टेबल बनाएगा। ये वाली कौन सी टेबल बनाएगा? रिसेबल टेबल बनाएगा। जो ए अपनी टेबल बनाएगा, ए, तो ए सी से मतलब है कुछ, ए को सी से कुछ मतलब है, सी को वो जानता है? नहीं जानता है। तो जो ए टेबल बनाएगा, अपनी रिसेबल टेबल जो ए बनाएगा वो बी के लिए बनाएगा और 500 बीघे की बनाएगा। देखो बट चिड़ी हो रही है, समझ रहे हो ना इसको? देख कहां रहे हो, इधर देखो तो समझ में आएगा। अभी उधर देखोगे, पीछे देखोगे तो कहां समझ में आएगा? सुनो, ए ने पूरी जमीन किसको दी? बी को दिया। तो पूरी जमीन के लिए रिसेबल टेबल ए बनाएगा 500 बीघे की, और बी ने पूरी जमीन किससे लिया? ए से लिया। तो बी पेबल टेबल पूरे 500 बीघे के लिए बनाएगा ए के लिए। लेकिन फिर उसके बाद में बी ने सी को दे दिया 200 बीघे जमीन। तो ये जो 200 बीघे बी ने सी को दे दिया, इसके लिए बी बनाएगा रिसेबल टेबल, क्योंकि इसको रिसीव होगा।
और सी बनाएगा पेबल टेबल 200 बीघे की। बात क्लियर? तो जब हम लोग, अब देखो यहाँ होगा क्या, यहाँ कुछ उत्पादन हमको जब क्वेश्चन के अंदर चलेंगे तो कुछ आउटपुट हमको इनके यहाँ दिया होगा, ठीक है ना, कुछ आउटपुट हमको इनके यहाँ दिया होगा। तो बच्चा एक बात समझो, यहाँ पर मान लो ये 60% और ये 40% का हमारा रेशियो बन रहा है, तो जब 60-40 प्लस करेंगे तभी तो 100% बनेगा। तो सब लीज की कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू, दोनों वैल्यू को जोड़ करके इनकी टेबल बना देना या इनकी टेबल बना लेना। और इनकी टेबल बनाने के लिए केवल वही वाला पोर्शन देखना जो इनके पास है, बस यही होती है सब लीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, वही वाला क्वेश्चन आज मैं करने जा रहा हूं आपके साथ। अच्छा होगा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ फटाफट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बुक पढ़ाने वाला मेरा अपना अकेले का चैनल है। और आप यूट्यूब पर कितना भी सर्च मार लीजिए, आपको एक वीडियो, एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे, वो भी एक एक 2-2 वीडियोस मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा कि भैया मेरा पेड कोर्स है वो चल रहा है वो खरीद लो। नहीं, मेरा कोई पेड कोर्स तो नहीं चल रहा है, कोई एप्लीकेशन नहीं है हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको अपने इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। 75 वीडियोस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रोवाइड करा चुका हूं और बुक कंप्लीट करते करते 100+ चला जाऊंगा। एक किताब से 100 से ज्यादा लेक्चर, मैक्सिमम चीजें समझाने का अपना बहुत ही सरल तरीके से प्रयास करता हूं। अच्छा तब लगेगा जब आपका सहयोग और सपोर्ट मिले। सहयोग सपोर्ट कोई फाइनेंशियल नहीं मांग रहा हूं कि लाओ मेरे गूगल पे पर मुझे पेमेंट करो, नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपका इमोशनल टच चाहिए मेरे बच्चे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपना कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर किया करो, बस इतना चाहता हूं। अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है कृपया ये भी सजेस्ट करें ताकि मैं और मेहनत करके आपके लिए बेहतर कंटेंट बना सकूं। जब आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो फिर मैं जो दे रहा हूं मैं यही मान के चलूंगा कि मैं अच्छा ही दे रहा हूं। ये तो आपकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा कि आप बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप बताइए, आ रहा है तो आप बताइए। प्रतिक्रियाएं आवश्यक होती हैं, फीडबैक परम आवश्यक होता है कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेशन में हम लोग हैं तो फिर आपका फीडबैक देने का दायित्व बनता है और अपने दायित्वों का निर्वहन आप करें, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, ऑन 1 जनवरी 2013 बसु ऑब्टेन अ माइन लीज एंड ऑन 1 2014 and he subleased a part of the mine to Bashan. So leaser's account in the books of Basu, royalty reserve account in the books of leaser and short working account in the books of Bashan based on the following data. 2013, 14, 15, 16 का आउटपुट आपको दिया है। बसु के यहाँ 10,000, 60,000, 64,000, 40,000, बास्टन के यहाँ 6,000, 9,000, 75,000। 2016 में स्ट्राइक भी हुई है। रॉयल्टी रेट बसु के यहाँ 50 पैसे पर टन है और बासन के यहाँ 1 रुपये पर टन है। मिनिमम रेंट पर एनम 24,000 है आपका बसु के यहाँ और बासन के यहाँ है 10,000। शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल है बसु के यहाँ फर्स्ट 3 इयर्स और बासन के यहाँ फर्स्ट 2 इयर्स। कंडीशन एक अलग से जोड़ दी है, इन केस ऑफ स्ट्राइक रॉयल्टी अर्न्ड विल डिस्चार्ज ऑल लायबिलिटीज फॉर दैट ईयर ओनली। मतलब जिस वर्ष स्ट्राइक हो जाएगी उस वर्ष की रॉयल्टी जो होगी वो उस वर्ष की केवल और केवल सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए ही होगी। मतलब जब कभी ऐसा कहा गया हो तो उस वर्ष का रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट बन जाता है। मिनिमम रेंट की कंडीशन ऐसे कंडीशन में लागू नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाएगी हमारी एनालिटिकल टेबल। कॉलम बन चुके हैं हमारे। एनालिटिकल टेबल हमको बनानी है, बसु के यहाँ भी बनानी है और बासन के यहाँ भी बनानी है। बसु जो है ये इन्होंने एक लीज लिया हुआ था और उसमें से कुछ हिस्सा इन्होंने बासन को दे दिया है। तो ये जो कंडीशन है ये लीज की कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है ये लीज की कंडीशन है और ये वाली कंडीशन जो है ये सब लीज की कंडीशन है। बात क्लियर है? ये उपपट्टा है और ये पट्टा है। उपपट्टे का मतलब होता है जो अधिकार यहाँ पर बसु ने लिया हुआ था उसमें से कुछ अधिकार बासन को हस्तांतरित किया हुआ है। तो ये वाली टेबल हम बसु के यहाँ बना रहे हैं और ये वाली टेबल हम बासन के यहाँ बना रहे हैं। अब देखो कैसे, ये आउटपुट भी हमने लिख लिया, ये बसु के यहाँ दिए हुए हैं और ये बासन के यहाँ दिए हुए हैं।
अब यहाँ पहले वर्ष में डैश है, ये डैश इसलिए है, ऐसा नहीं कि यहाँ बासन ने उत्पादन नहीं किया है। बसु ने जब अधिकार लिया था तो वो 2013 में लिया हुआ था, लेकिन जो अधिकार हस्तांतरित किया है बासन को, वो हस्तांतरित किया है 2014 से। तो चूंकि 2014 से जब हस्तांतरण हुआ है तो इनकी टेबल 3 वर्षों की बनेगी और इनकी टेबल जो बननी है वो 4 वर्षों की बनेगी, 2013, 14, 15, 16, और इनकी टेबल 14, 15 और 16 की बनेगी। ठीक है ना। तो अब सबसे मेन बात होती है कि उत्पादन कैसे करेंगे। देखो, ये जो दोनों ने उत्पादन किया है, बसु ने और वासन ने, ये कुल मिलाकर के जो टोटल वैल्यू थी, जो टोटल लीज थी, उसी पर तो उत्पादन हुआ है कि नहीं हुआ। तो जब हम ये वाली मेन लीज वाली जब टेबल हम बना रहे होंगे, लीज वाली टेबल जब बना रहे होंगे, मुख्य पट्टे वाली बना रहे होंगे, तो दोनों का उत्पादन मिलाते हुए चलेंगे। आउटपुट कितना लेंगे, देखो यहाँ 2013 में यहाँ पर कितना है 10,000, फिर 60,000 प्लस 6,000, तो यहाँ पर हम लेंगे 66,000, फिर 64,000 और 9,000, तो 9 4 13 और 6 7 73,000, फिर यहाँ पर 40,000 प्लस 7,500, 47,500। ओके, ये वाला प्रोडक्शन बनेगा हमारा। लेकिन जब हम यहां पर आएंगे तो यहां पर सीधे सीधे वही वैल्यू लेंगे जो बासन के यहां दी हुई है, 6,000, 9,000 और 7500। बात क्लियर हुई। अरे भाई मेरे, ये जो टोटल है उसी में से तो ये उत्पादन किया गया है। बसु ने किया या बासन ने किया, बसु ने किया या बासन ने किया, लेकिन कुल मिलाकर के जो टोटल लीज थी उसी में तो दोनों ने उत्पादन किया। तो जो हमारा लैंडलॉर्ड है, जो इनका लैंडलॉर्ड है, वो तो दोनों ही वैल्यू जितनी बनेगी, मतलब टोटल एग्रीगेट वैल्यू जो बनेगी उस पर रॉयल्टी लेगा ना। बात समझ रहे हो, क्लियर हो रही? हाँ जी, सब क्लियर हो रही है। अब देखो क्या होगा, मिनिमम रेंट निर्धारित करते हैं। हम क्या करते हैं, मिनिमम रेंट दिए हुआ है, कितना दिया हुआ है 24,000 रुपए मिनिमम रेंट यहाँ का है। कितना है यहाँ का मिनिमम रेंट है 24,000, तो प्रत्येक वर्ष 24 होगा। लेकिन 2016 में हुई है हमारी स्ट्राइक, तो स्ट्राइक की कंडीशन में कहा गया है कि जिस वर्ष स्ट्राइक हो जाएगी उस वर्ष की रॉयल्टी सभी दायित्वों को ही पूरा करेगी बस। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रॉयल्टी निकल के आती है वही मिनिमम रेंट हो जाता है। तो उसका कैलकुलेशन आगे करेंगे। यहाँ पर 50 पैसे पर टन की रॉयल्टी थी यहाँ, और यहाँ पर 1 रुपए की है। मिनिमम रेंट जो यहाँ का है वो 10,000 है। कितना है 10,000 है, तो यहाँ हम लोग 10,000 लिख ले रहे हैं। ओके, ठीक है। रॉयल्टी यहाँ की 1 रुपए पर टन है, तो रॉयल्टी सीधे सीधे यही निकल के आ जाएगी जो यहाँ वैल्यू दी हुई है 6,000, 9,000 और 7,500। यही रॉयल्टी निकल के आ जाएगी क्योंकि 1 रुपए पर टन है। यहाँ की रॉयल्टी 50 पैसे पर टन है, तो कितनी हो जाएगी 5,000 पहले वर्ष। 66 का आधा होता है 33,000 दूसरे वर्ष। 73,500, 36 दूना होता है 72 और 500, तो 36,500 रुपए हमारी यहाँ की हो जाएगी। फिर 23 दूना होता है 4600 और बचेगा हमारा 1500, तो 23,750 कितनी आएगी 23,750। ठीक है ना, देख लेते करके 2 0 0 2 5 10 2 7 14 15 2 3 6 1 7 2 दूना 4, ठीक 23,750। क्लियर। तो देखो यहाँ हुई थी स्ट्राइक, तो स्ट्राइक की कंडीशन में कहा गया कि उस वर्ष की रॉयल्टी सभी दायित्वों को पूरा करेगी, तो यहाँ का मिनिमम रेंट हमारा हो जाएगा 23,750। क्लियर है। और यहाँ पर भी रॉयल्टी हमारी थी 7,500, तो स्ट्राइक इनके यहाँ भी हुई है, इस वजह से यहाँ का हमारा जो मिनिमम रेंट है वो हो जाएगा 7,500। ये क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हुई थी स्ट्राइक। क्या हुई थी, यहाँ स्ट्राइक हुई है, यहाँ पर स्ट्राइक की वजह से ऐसा हुआ है। ओके, बात क्लियर है। अब चलते हैं और शॉर्ट वर्किंग सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी बराबर शॉर्ट वर्किंग। क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग बराबर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो 24 माइनस 5 बराबर 19,000 रुपए की यहाँ पर है शॉर्ट वर्किंग। जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो ना तो सरप्लस हो सकता है और ना SWR मतलब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूरमेंट भी नहीं हो सकता है। यहाँ 33, यहाँ 24, तो यहाँ 9,000 का सरप्लस है। कितना सरप्लस है, 9,000 का सरप्लस हो गया है। अच्छा, यहाँ 24 और यहाँ 36,500, तो कितना 12,500 रुपए का सरप्लस हो गया है। कितना 12,500 रुपए का सरप्लस हो गया है। यहाँ ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना ही हमारा सरप्लस है, कुछ नहीं है। बात क्लियर है। सरप्लस का मतलब होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम रेंट कम है तो सरप्लस आएगा, और अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग आएगी। तो ये कंडीशन है। और यहाँ देख लो,
मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी 4,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 1,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग ही है, सरप्लस नहीं है क्योंकि रॉयल्टी हमारी कम है। तीसरे वर्ष ना तो रॉयल्टी है और ना ही सरप्लस है, कुछ नहीं है। ओके, बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। अब कंडीशन देखो, जो यहाँ की कंडीशन है वो कंडीशन क्या बोलती है, यहाँ की कंडीशन कहती है कि फर्स्ट 3 इयर्स में रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, और यहाँ की कंडीशन बोलती है कि फर्स्ट 2 इयर्स में रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्रूटेड इन फर्स्ट 3 इयर्स एंड शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्रूटेड इन फर्स्ट 2 इयर्स। पहले 3 वर्षों में शॉर्ट वर्किंग को पूरा किया जा सकता है और पहले 2 वर्षों में शॉर्ट वर्किंग को पूरा किया जा सकता है। इसकी कंडीशन को समझ लीजिएगा, शॉर्ट वर्किंग जब आपको पूरा करने का अधिकार समाप्त होता है तुरंत ही वो अनरिक्रूटेड में चली जाती है पीएल अकाउंट में। आओ देखो, आपको 19,000 लेना है शॉर्ट वर्किंग का, आपके पास में 21,500 रुपए टोटल सरप्लस है, तो पूरा कर सकते हो। फर्स्ट 3 ईयर क्या होंगे, 1 2 3, मतलब पूरी शॉर्ट वर्किंग आप पूरी कर सकते हो। यहाँ 9,000 पूरा कर लिया, ठीक है ना, बचे 10,000 को हमने यहां से पूरे कर लिए, तो हमारी पूरी शॉर्ट वर्किंग देखो 19,000 की पूरी हो गई है। मतलब अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग हमारी एक भी पैसे की नहीं बनेगी। ओके, बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड क्या होगा, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हाई विल बी पे टू लैंडलॉर्ड। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज हाई विल बी पे टू लैंडलॉर्ड। ओके, तो देखो इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, मिनिमम रेंट ज्यादा है या रॉयल्टी ज्यादा है? तो पहले बार में तो रॉयल्टी ज्यादा नहीं है भाई, मिनिमम रेंट ज्यादा है 24,000। दूसरी कंडीशन में रॉयल्टी ज्यादा है 33,000 है, लेकिन जब मैंने कहा था जब कभी भी रॉयल्टी ज्यादा हो तो यहां वाले कॉलम को देख लेना, इसको माइनस करके फिर पेमेंट करो, तो 33 माइनस 9 बराबर फिर 24 बचेगा, तो पेमेंट यहां पर भी 24,000 ही होगा। यहां 36,000 है ज्यादा, लेकिन यहां 10,000 हमने यूज किया, तो देखो फिर से मैं कह रहा हूं जब कभी रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो तो इस कॉलम को माइनस कर दो बस। तो 36,500 माइनस 10,000 बराबर कितना होगा, 26,500 रुपए पेमेंट करोगे इस बार। पूरा नहीं, यहाँ पूरा 9,000 तुमने वसूल कर लिया था, यहाँ 12,500 में से 10,000 किया, तो 36,500 माइनस 10,000 बराबर 26,500 यहाँ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 23,750 रुपए आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों ही बराबर हो तो आप पेमेंट किसका मानते हो? इस कंडीशन में रॉयल्टी का पेमेंट माना जाता है। अब कॉलम बचा एक, देखो हंसते हंसते लग गए रस्ते, नहीं ऐसा नहीं है ना, मेरी टेबल पूरी बन गई है एकदम बहुत आसानी के साथ, आपकी भी बन जाएगी। हमसे भी जल्दी बना सकते हो, हमसे भी आसानी से बना सकते हो, अगर चीजें आपको समझ में आ रही है। तो अब क्या होता है भैया, रॉयल्टी यहाँ की जो होती है वो सीधे वहां ट्रांसफर हो जाती है। तो पहले वर्ष की रॉयल्टी 5,000, दूसरे वर्ष 33,000, फिर 36,500 और फिर 23,500। अब इनके यहाँ आओ, इनके यहाँ तो पूरे नहीं कर सकते, और वो भी अधिकार क्या था, फर्स्ट 2 ईयर, क्या था, फर्स्ट 2 ईयर। तो देखो फर्स्ट 2 ईयर में आपको 4 और 1 5,000 का लॉस है, लेकिन पूरा कर नहीं पाओगे। जब पूरा कर नहीं पाओगे तो इसको दूसरे वर्ष में आप 5,000 रुपए अनरिक्यूब्ड में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि आप रिक्यूब्ड कर ही नहीं पा रहे हो। जब रिक्यूबमेंट नहीं हो पाता है तो भैया तुरंत ट्रांसफर हो जाता है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग में। ओके, दूसरे वर्ष में अधिकार फर्स्ट 2 ईयर कहा था, 1 2 वर्ष हो गए, दूसरे वर्ष में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि पूरा नहीं कर पा रहे थे। पेमेंट क्या होगा, पहले वर्ष में तो 10,000 होगा क्योंकि यही हमारी मिनिमम रेंट ज्यादा है, दूसरे वर्ष में भी 10,000 होगा क्योंकि मिनिमम रेंट ज्यादा है, तीसरे वर्ष में 7,500 होगा क्योंकि स्ट्राइक हो गई थी। अब जो यहाँ की रॉयल्टी है 6,975 वही यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए बस, 6,000 9,000 और 7500। ये देखो दोनों ही टेबल आपकी कंप्लीट आपके सामने बनी हुई है, कोई भी इसमें दिक्कत रह नहीं गई होगी। मुझे लगता है आपको इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और वैसे अगर आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। केवल यहाँ से आप आइडिया लीजिए कि किस तरीके से टेबल को बनाया गया है। अब देखिए, अगर आपसे कहे लैंडलॉर्ड, ये वस्तु की पुस्तकों में जो भी खाता बनेगा, वस्तु की पुस्तकों में जो भी खाता बनेगा तो वो वैल्यू यहां से उठाई जाएगी। कहां से उठाई जाएगी? यहां से उठाई जाएगी। ओके, और अगर भाषण की पुस्तकों में कोई भी अकाउंट बनेगा तो वो कहां से वैल्यू उठाई जाएगी? यहां से अकाउंट वैल्यू उठाई जाएगी। अब अगर आपसे कह दे प्रिपेयर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बसु, क्या कह दे? प्रिपेयर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बसु। अब रॉयल्टी रिजर्व कब बनता है?
जब लैंडलॉर्ड अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है। तो बसु लैंडलॉर्ड कहाँ है? बसु यहाँ पर लैंडलॉर्ड है। बसु कौन है यहाँ पर? यहाँ पर बसु लैंडलॉर्ड है, बाशन जो है ये लेसी है। तो अगर बसु की पुस्तकों में रॉयल्टी रिजर्व बनाना है तो वैल्यू यहां से लेकर के जाओगे। ओके, बात क्लियर है? अगर आपसे कहे प्रिपेयर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बाशन, तो बाशन एक लेसी है और उसका लैंडलॉर्ड बसु है, तो बसु या शॉर्ट वर्किंग बाशन की पुस्तकों में बनाने के लिए यहां से आप वैल्यूज को उठाएंगे। ओके, आपसे कहे प्रिपेयर लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बसु, तो कहां से उठाओगे? ये देखो, लैंडलॉर्ड बसु का लैंडलॉर्ड है कोई जिससे इन्होंने लीज लिया था, बसु का लैंडलॉर्ड है। ओके, तो यहां से वैल्यू उठाओगे। बातें क्लियर हो गई हैं आपको एकदम? अकाउंट्स में बताऊंगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में सारे अकाउंट्स बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरलता पूर्वक समझा चुका हूं आपको। हाँ, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला अकाउंट मेरे को समझ में नहीं आया अभी, इसमें ये वाली प्रॉब्लम रह जाती है, जैसे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मुझे समझ में नहीं आता, मुझे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट समझ में नहीं आता, मुझे लैंडलॉर्ड समझ में नहीं आता, मुझे लेसी अकाउंट समझ में नहीं आता। जो नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, या फिर मेरे फेसबुक पेज, ये तीनों ही कॉमर्स विद वेद शिरा के नाम से हैं। आप इनको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर आप अपनी क्वेरीज हमको भेज सकते हैं, और मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा और हमेशा करता हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और अपने उन दोस्तों तक इसको शेयर करिए जो इस समय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वहां पर देखेंगे कि एडवांस रॉयल्टी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किया जाता है, जा सकता नहीं है। साथ ही साथ मैं बता दूं, मेरे YouTube चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट के वीडियोस दिए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपके लिए आवश्यक तो उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।